हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं समकालीन भारत 9th क्लास है, जो आपकी भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। उसका चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पतियां वन्यजीव। 5वां चैप्टर है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोस्तों ये कंटेंट इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि इसको एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है या वनडे एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा है, उसके लिए कंटेंट बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। और आप देख सकते हैं आपके समय की बचत होगी और आपके कंटेंट में हमने बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हैं ताकि आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता ना पड़े। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं किस तरीके से हमने उष्णकटिबंधीय पर्णपातीय वनों को 2 तरीके से डिफाइन कर दिया यहाँ अच्छे तरीके से। तो बड़ी आसान लैंग्वेज बनाई गई है, बड़े आसान तरीके से विजुअलाइजेशन किया गया है ताकि आपको देखते ही याद रहे, वो पिक्चर बन जाए। यहाँ देखिए कितनी मेहनत की गई है हमारे द्वारा। तो इस तरीके कंटेंट आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा। हमने पर्वतीय वनों को किस तरीके से डिफाइन किया, हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे पहाड़ों पे चढ़ते जाते हो तो उस तरीके से ये आपके बनाए गए। यहाँ पे आप देखो, एक बार ये पिक्चर याद हो गया तो आपको माइंड में छप जाएगा अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद हम यहाँ देखेंगे जो नेशनल पार्क है, जो नेशनल पार्क आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एनसीईआरटी में ये चीज़ें मिलती थी। हमने आपके लिए क्या कुछ एडिट किया गया भाई। यहाँ देखो उत्तराखंड, जो सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले नेशनल पार्क था, फिर सबसे अंतिम जो 104वां है पश्चिम बंगाल का जलदापारा है। तो इन चीज़ों को हमने ऐड किया है, ये मेहनत करके, काफ़ी मेहनत करके इन चीज़ों को ऐड किया है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी जो अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो आशा करते हैं हमारी इस मेहनत का आप जवाब कमेंट के द्वारा ज़रूर देंगे और दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो में हम अपने इस कोर्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। बाद में हम लास्ट में इसको जो एक्सरसाइज है उसके आंसर भी देंगे और कुछ डाउट भी मिलेंगे आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, वो भी सोल्व करेंगे आपके जो एनसीईआरटी के अंदर हैं। कुछ क्वेश्चन गलत हैं, हिंदी में गलत हैं, कुछ इंग्लिश में गलत हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। तो इसके साथ दोस्तों आइए बात करते हैं, जो वनस्पति है वो तापमान के आधार पर और वर्षा के हिसाब से किस तरीके से प्रभावित होती है और किस तरीके की होती है। यहाँ बात करेंगे उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, अल्पाइन। तो सीधा सीधा अर्थ समझ लेते हैं। जैसे आप ग्लोब पे देखते हैं तो ग्लोब पे भूमध्य रेखा में आसपास आप जब देखते हैं तो तापमान बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र को उष्ण बोलते हैं। और जैसे ही भूमध्य रेखा से पोल की ओर जाते हैं उसको फिर उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं क्या क्या है। उष्ण, उष्ण होता है भाई जहाँ 24 डिग्री से सेल्सियस से औसतन तापमान, जो वार्षिक तापमान की बात करें पूरे वर्ष का एवरेज जो निकालते हैं, तो 24 डिग्री से अधिक होगा। और जनवरी के टाइम पे जो मौसम होगा वो कैसा होगा, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। और कोई पाला, जो पाला बोलते हैं ना, पाला नहीं पड़ता यहाँ पे, तो ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, उसको उष्ण बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है उपोष्ण, मतलब इससे थोड़ा ठंडा इलाका। उपोष्ण में क्या होता है, जहाँ 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में एवरेज टेम्परेचर रहता है और जनवरी के टाइम पे 10 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस होता है और जहाँ पाला कभी कभी पड़ता है। शीतोष्ण, शीतोष्ण वन वो होते हैं भाई जहाँ पर 7 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होता है और जनवरी में -1 डिग्री से -10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और कभी कभी पाला, कभी बर्फ भी पड़ती है यहाँ पे। अल्पाइन वो होता है जहाँ 60 डिग्री से नीचे एवरेज टेम्परेचर रहता है पूरे साल का, ठीक है ना, पूरे वर्ष का। और जनवरी में जो -1 से कम ही रहता है, माइनस से ऊपर कभी आता ही नहीं है, तो बर्फ ही बर्फ गिरते हैं यहाँ पे, जैसे पहाड़ों पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी वनस्पति को अलग अलग तरीके से बांटा गया है, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, अल्पाइन। मतलब सर्दी की ओर जाते हुए, है ना, समझ में आ रहा है ना कि भाई जैसे जैसे ठंडे इलाके में जाएंगे तो ऐसे ये मिलेंगी आपको। समझ में आ गया होगा। इसी पर आधारित हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। भाई पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति काफी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। सही बात है भाई, जहाँ का जैसा मौसम होता है उस तरीके से हम प्रभावित होते हैं। जैसे देख लो, अफ्रीका में लोग काले लोग हैं, ठीक है ना, यूरोप में गोरे लोग हैं। तो ऐसी वनस्पति जो और जो जीव जंतु है कैसे प्रभावित होते हैं, वहाँ के प्रकृति इसकी वजह से होते हैं। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखो परिस्थिति तंत्र में क्या होता है, सूर्य की जो ऊर्जा है, फिर वनस्पति है, सजीव चीजें हैं, निर्जीव चीजें भी उसी के अंदर आती हैं। तो निर्जीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं, ये सभी को मिला के क्या बोलते हैं,
पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। और जब एक विशेष प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र आपके सामने नजर आए तो उसको जीवोम बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहते हैं। जीवोम की पहचान पादप पर आधारित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लेंगे आप। अब बात करते हैं वनस्पति के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ हमारे देश में वनस्पति के जो प्रकार हैं वो यहाँ पर 5 प्रकार के नजर आएंगे आपको, जो पेड़ हैं, वन है। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वो होते हैं जहां पर बरसात खूब मात्रा में होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जहां बरसात थोड़ी कम होती है, और उष्णकटिबंधीय कटीले वन या झाड़ियां जहां बिल्कुल और भी, जैसे राजस्थान वाला इलाका हो गया। और पर्वतीय वन जो पहाड़ों में, पर्वतीय वन जो है वो अलग तरीके के होते हैं, उनको 5 तरीके से बांटा गया है आगे। मैंग्रोव वन जो तटीय इलाकों में होते हैं। तो यहाँ भारत में जो वन पाए जाते हैं वो 5 प्रकार के पाए जाते हैं। और ये लोकेशन भी देख सकते हैं आप, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहां जहां बरसात ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो कहाँ ज्यादा बरसात होती थी आप जानते हैं, मेघालय वाले इलाके में बरसात ज्यादा होती है। तो ग्रीन ग्रीन एरिया देख रहे हैं आप, जो डार्क ग्रीन, वो उष्णकटिबंधीय, यहाँ बरसात ज्यादा होती है तो यहाँ पर ये पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भाई भारत देश के अंदर, ये देखो इस तरीके कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। उसके बाद आते हैं पर्वतीय वन, जो पर्वतीय इलाका होगा वहां मिलेंगे। ठीक है, फिर मैंग्रोव वन कहाँ मिलेंगे भाई, तटीय इलाके में मिलेंगे, जहाँ डेल्टाई होगा, नदियों का पानी समुद्र में गिरता होगा तो वहाँ मैंग्रोव वन मिलेंगे आपके, डेल्टाई वन भी बोलते हैं इनको। और उष्णकटिबंधीय कटीले, अब ये यहाँ देखो राजस्थान वाला इलाका जहाँ बरसात बहुत कम होती है वहां पर कैसे मिलेंगे, कटीले वन मिलेंगे। अब बात करते हैं वनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा क्या पहल की गई। भाई भारतीय वन अधिनियम 1927 लेके आई सरकार, और यह उन प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है जो किसी क्षेत्र को सुरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन घोषित करती हो। यह जंगल अपराध से परिभाषित है। मतलब भाई वनों को लगाना, पेड़ पौधों को बढ़ावा देने के लिए, पेड़ पौधों के कटाव को रोकने के लिए। ठीक है, और उस इलाके को जो ग्रीन बेल्ट जोन है उसको और अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें कौन से अधिनियम में लेके आए, भारत अधिनियम, वन अधिनियम 1927। ये याद रख लेंगे आप पॉइंट, ये चीजें एक्स्ट्रा थी जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले वन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। भाई जहां बरसात 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती होगी। अब ये कहाँ होती है, हमने पीछे इलाका भी दिखाया था आपको भाई। ठीक है ना, तो बरसात कहाँ होती है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है, और तथा तमिलनाडु के तटीय भागों में होती है। और ये वन सबसे ऊंचे वन होते हैं भाई, 60 मीटर से भी ऊंची इनकी हाइट होती है। तो सबसे अधिक ऊंचाई वाले वन कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वन भी बोलते हैं इनको, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो वन है वो किस प्रकार के हैं, वृक्ष हैं, वो यहाँ पर आप देखेंगे पतझड़ होने वाले निश्चित समय में नहीं होते, यहाँ पे साल भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख महत्वपूर्ण वन हैं जो वो हैं, आबनूस है, एबोनी बोलते हैं जिसे, मोहोगिनी, रोजवुड, रबड़, और सिकोना है। तो लास्ट में सोल्यूशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई सिकोना वन कौन से वनों का हिस्सा है, तो वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन का हिस्सा है। तो पहले प्रकार के वन समझ में आया आपको, जहां बरसात सबसे ज्यादा होती है, लोकेशन पीछे देख चुके हैं आप। दूसरे आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन वो होते हैं भाई जहां 200 सेंट, अभी पीछे भी देखे थे हमने, 200 से ऊपर बरसात होती थी, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन थे। और 200 से 70 के बीच में जो बरसात होती है वो होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब ये 2 प्रकार के होते हैं भाई, एक वो होते हैं जहां बरसात ज्यादा होती है, एक वो होते हैं जहां बरसात कम होती है। तो जहां बरसात थोड़ी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं आर्द्र या नम पर्णपाती, और जहां कम होती है उसको बोलते हैं शुष्क पर्णपाती। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जहां 200 से 100 के बीच में बरसात होती है उसको बोलते हैं आर्द्र पर्णपाती या नमन पर्णपाती, जिसको मोइस्ट डिसिड्यूस फॉरेस्ट बोलते हैं। और जहां पर 70 से 100 के बीच में होती है उसको क्या बोलते हैं, शुष्क पर्णपाती, ड्राई डिसिड्यूस फॉरेस्ट बोलते हैं। तो 2 प्रकार के हिस्से बन गए इसके। ठीक है भाई, तो इसमें जो जानवर पाए जाते हैं प्रमुख तरीके से वो कौन से, सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी, विविध प्रकार के छिपकली, सांप, कछुए, ये चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो दूसरे प्रकार के वन भी समझ में आए। अब तीसरे प्रकार के वन है कटीले वन या झाड़ियां, मतलब बरसात कम करते करते आ जाओ। पहले 200 से 70 के, पहले 200 से ऊपर बरसात कराई, फिर 200 से 70 के बीच में आए, अब 70 से भी नीचे जहां बिल्कुल बरसात कम होती है उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। कौन सा इलाका है, जैसे राजस्थान वाला इलाका हो गया, मरुस्थल वाला इलाका हो गया। ठीक है, अब इसमें जो प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, शुष्क वृक्ष हैं, वो है आपका अकासिया, खजूर, यूफो यूफोर्बिया तथा नागफली, कैक्टस टाइप के जो वृक्ष हैं, जितने सारे के सारे बेर हैं।
ठीक है, वो सारे इसी में आते हैं। और इसमें क्या होता है, पत्ते जो होते हैं ना इन पेड़ों के, वो काफ़ी बड़े नहीं होते हैं और जो वाष्पीकरण को कम कर सकें इसलिए इसके पत्ते छोटे होते हैं। आप देखेंगे ये पत्ते देख रहे हैं आपके, बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते होते हैं, बड़े चौड़े पत्ते नहीं होते हैं। आप देखेंगे जो वायुमंडल में वाष्पीकरण होता है, बादलों को पानी मिलता है, वो पेड़ पौधों से मिलता है। कैसे? जमीन से पानी लेते हैं पेड़ और फिर उसको वाष्पीकरण कर देते हैं, अपने पत्तों द्वारा अपना खाना बनाते हैं। अगर पत्ता ज़्यादा बड़ा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, अगर पत्ता पतला होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। वैसे ही मरुस्थलों में पानी की कमी होती है, तो इस वजह से आप देखेंगे मरुस्थल में जितने भी पेड़ होंगे उनके पत्ते चौड़े नहीं होंगे। ठीक है। इन जंगलों में प्राय क्या मिलता है भाई? चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार के वन ये भी हो गए आपके। अब बात करते हैं पर्वतीय वन की। माउंटेन फॉरेस्ट हैं जो, ये भाई ऊंचाई के हिसाब से जैसे जैसे पहाड़ों में चढ़ते जाते हैं आप, जैसे जैसे पहाड़ों गए होंगे, कभी आप वैष्णो देवी गए होंगे या और कोई हिल स्टेशन गए होंगे, तो आप देखते हैं जैसे जैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो पेड़ पौधों का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इनको ऊंचाई के हिसाब से बांटा जाता है। तो जो पर्दे वो पहाड़ों में जाओगे, सबसे पहले जो पहाड़ शुरू होते हैं जहाँ से 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे, वहाँ पर पेड़ मिलते हैं आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन मिलते हैं। इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और इसमें क्या होता है, इनकी पत्तियां काफ़ी चौड़ी होती हैं। इसमें प्रमुख वृक्ष जो आप देखेंगे वो जहाँ जैसे जैसी शुरुआत होती है पहाड़ों की, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा और ऊपर चले जाओगे, शंकुधारी वन बोलते हैं। इनकी पत्तियां निकूली होती चली जाती हैं। तो ये 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच में मिलते हैं भाई। फिर थोड़ा और ऊंचाई पे चले जाओ, जिसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, ये मिलेंगे आपको 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पे मिलेंगे भाई। और फिर उसके बाद आते हैं अल्पाइन वन, ये 3600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पे मिलेंगे। और फिर आते हैं टुंड्रा, बिल्कुल चोटियों पे जहाँ बर्फ ही बर्फ गिरती है साल भर, वहाँ केवल फूलदार झाड़ियाँ उगती हैं। तो ऐसे आप देखेंगे पर्वतीय वनों को हमने ऊंचाई के हिसाब से डिफाइन किया। तो पर्वतीय वन कितने प्रकार के बन गए? 5 प्रकार के बन गए। ठीक है, आशा है याद रहेंगे आपको। अब बात करते हैं लास्ट में जो 5वें प्रकार के वन है, वो है मैंग्रोव वन। अब भाई यह है वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं, इसे मिट्टी तथा बालुइन तटों पर एकत्रित हो जाती है। और घने मैंग्रोव वन इस प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में वनस्पतियां मिलती हैं। इन्हें डेल्टाई वन भी कहते हैं भाई, और डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। सुंदरी का वृक्ष जो है ना, वो डेल्टा में पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा नाम इसी के नाम पे रखा गया है। और मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ तथा एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। तो ये मैंग्रोव वन थे। तो यहाँ तक मैंग्रोव वन समझ में आया आपको? तो वन कितने प्रकार के बताए हमने? वन 5 प्रकार के बताए थे। समझ में आ गए होंगे। एक बार और बता देते हैं 5 प्रकार के कौन कौन से थे। तो यहाँ देखा था आपने वनस्पति जो 5 प्रकार की थी। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, 200 से ज़्यादा बरसात होती है, 200 सेंटीमीटर से। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, 200 से 70 के बीच में। उष्णकटिबंधीय कांटेदार, 70 से नीचे बरसात। तो बरसात के हिसाब से तो 3 हो गए हमारे, है ना। ठीक है। फिर ये 2 ये पर्वत के हिसाब से हो गया, और ये पहाड़ जो आपका मैंग्रोव वन तटीय इलाके में हो गया, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये 5 प्रकार के वन पढ़े। अब बात करते हैं वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में 12,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व की 13% है। ठीक है। तो ऐसे ही जैसे वनों को बचाने के लिए सरकार अधिनियम लेके आई थी, ऐसे ही वन्य जीवों को बचाने के लिए भी सरकार अधिनियम लेके आई। वो लेके आई भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया जिसे। तो भारत अधिनियम कौन सा था? 1972। ये याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, 1972। और जिसे 2003 में संशोधित किया गया था, और इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया, जिसके तहत इसमें दंड और जुर्माना कठोर कर दिया गया कि भाई जो जंगलों में जाके जीवों को शिकार करते हैं, जीव जंतुओं को मारते हैं, तो उनको सजाएं दी जाएंगी, जुर्माना रखा गया। तो ये सारी चीजें अधिनियम 1972 में आई। ठीक है। अब 1972 में जो आई, तो 1972 से पहले पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय पार्क थे। भाई राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं? जीव जंतु को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी सुरक्षा रखने के लिए, ताकि जो पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे। क्या होता है कि एक फूड चेन होती है जिसमें जीवों की संख्या आप देखते हैं, जैसे घास, घास को कौन खाता है? घास को हिरण खाता है, हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है। तो ऐसे एक फूड चेन बनती है, उसे मेंटेन रखने के लिए सरकार ने नेशनल पार्क बनाए गए भाई, ताकि
अधिनियम सुरक्षा के तहत तो देखा गया भारत में जो अंग्रेजों के टाइम से 1972 से पहले सिर्फ 5 राष्ट्रीय पार्क थे। ठीक है, और अब कितने हो गए हैं? 104 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 104 हो गए। तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क था हमारा, नेशनल पार्क था वो जिम कॉर्बेट, जिसका हैले नाम हुआ करता था भाई पहले। अब वो क्या हो गया है? उसका जिम कॉर्बेट हो गया है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। 1936 में बना था। तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन हुआ? जिम कॉर्बेट हैले। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। 1936 में बना था। और सबसे अंतिम कौन है अभी तक? 104वां है, पश्चिमी बंगाल में है, जल्दापारा नेशनल पार्क, जो 2014 में बना था। तो याद रहेंगे। तो नेशनल पार्क कितने हैं हमारे यहाँ पे? 104 हैं। और जो भारत के 1.23% एरिया को कवर करते हैं। तो भारत में जो नेशनल पार्क हैं वो 1.23% एरिया में है। फिर इसी पे आधारित जीवों को सुरक्षित रखने के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य भी होते हैं, पक्षी अभ्यारण्य भी होते हैं, नेशनल पार्क भी होते हैं। यहाँ अलग अलग लोकेशन पे देख सकते हैं। राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क, तदोबा, कान्हा किसली, सिमलीपाल उड़ीसा में है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके नीचे आंसर में। ठीक है ना, जो अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। तो उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल है, मानस है, काजीरंगा है। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क है हमारे। गुंडई है, और फिर बांदीपुर है, कर्नाटक का बांदीपुर है। तो ऐसे हम देखेंगे ये काफ़ी नेशनल पार्क हैं हमारे। अब इनको सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने क्या है, बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने क्या किया? दो चीज़ें बनाई। एक तो जब जीव को उसी के घर पे सुरक्षित रखा जाए, मान लो जिस जंगल में शेर, चीते, घोड़े जो रहते हैं उनको वहाँ सुरक्षित रखें। और एक आर्टिफिशियल होम बनाए गए, एक नेचुरल होम हो गए वहीं के वहीं सुरक्षित रखना, और एक दूसरी जगह ले जाके सुरक्षित रखना, जैसे चिड़ियाघर हो गया। तो वहाँ से जीव को उठा के चिड़ियाघर में सुरक्षित रख देंगे। तो दो तरीके से, एक नेचुरल होम हो गया, एक आर्टिफिशियल होम हो गया। तो जब किसी जीव को वहीं सुरक्षित रखा जाता है तो उसे इन सीटू कहते हैं, और जब किसी जीव को बाहर जाके सुरक्षित रखा जाता है उसे आउट सीटू कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, 4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है इन सीटू के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आउट सीटू के एग्जाम्पल कौन कौन हैं। ठीक है ना। तो इन सीटू जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये तीनों किस में आते हैं? इन सीटू में आते हैं। और आउट सीटों में कौन आता है? सीड बैंक है भाई, जैसे कोई बीज बैंक बनाया गया, अच्छे तरीके के हाइब्रिड बीज बनाए गए। चिड़ियाघर जो है भाई, देखो मध्य प्रदेश से शेर को लेके आए और दिल्ली के चिड़ियाघर में रख दिया उसको, तो दिल्ली का चिड़ियाघर थोड़ी ना उसका होम है। ठीक है, तो आउट सीटू हो गया। बोटानिकल गार्डन जो बनाए गए। ठीक है। और क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं? ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेंगे। एशियाई शेर जो है गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। अपने देश की पादप एवं जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं भाई। जैसे देश में 14 जीव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व अभी भी बताए थे, वो 3 थे ना, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 14 स्थापित किए थे, जो अब कितने हो गए हैं? 18 हो गए हैं भाई। कितने हो गए हैं? 18। 14 ये पहले थे, 14 जीव मंडल थे, बायोस्फीयर रिजर्व थे, और अब 4 ये हैं आपके। तो टोटल कितने हो गए? 18। तो एनसीईआरटी में केवल 14 दिए हुए हैं, तो 4 हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड किए, तो आपका कंटेंट अच्छा बन जाए। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना। और अभी तक आपने दोस्तों कमेंट भी नहीं किया होगा, नीचे कमेंट तो कर दो, एक बार लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो कि भाई एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बड़ी अच्छी वीडियो आई है, कंटेंट बहुत अच्छा है, एक ही जगह मिल जाता है, समय की बचत है। ठीक है। तो जो 14 थे उस टाइम पे, 4 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे थे जो विश्व की श्रेणी में माने जाते थे। वो 4 कौन कौन से थे? नंदा देवी था, सुंदरवन डेल्टा था, नंदा देवी उत्तराखंड में था, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, और नीलगिरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की बाउंड्री पे पड़ता है। तो ये 4 जो बायोस्फीयर रिजर्व थे ये विश्व के अच्छे यूनेस्को की जो बुक है उसमें माने जाते थे। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका सॉल्यूशन में, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में। तो 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से पूछेगा कौन सा नहीं है। ठीक है। 18 जीवमंडल भंडार में से अब 11 हो गए हैं भाई। पहले कितने थे? 4, अब कितने हो गए हैं? 11। तो 18 जीवमंडल हैं हमारे पास, उसमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को की श्रेणी में आते हैं, जो विश्व के नेटवर्क में का एक हिस्सा है। तो यहाँ से आप देख चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 14 और 4 ये कितने हो गए? 18। अब बात करते हैं वो 18 में से वो 11 जो अब हो गए हैं बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो प्रवासी पक्षी क्या होते हैं भाई? जब एक समय बदलने पे, मौसम बदलने पे किसी दूसरे इलाके के पक्षी यहाँ तक हमारे भारत देश में या हमारे पक्षी दूसरे देश में चले जाते हैं तो उनको प्रवासी पक्षी बोल देते हैं। जैसे भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सार्स, कई बार पेपर में पूछ लेता है, साइबेरियन सार्स कौन सी ऋतु में आते हैं? शीत ऋतु में बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक
मनपसंद स्थान कच्छ का रण है, कच्छ का रण जो गुजरात में है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है, मतलब जहाँ पर भूमि समुद्र से मिलती है वो इलाका, यह वहाँ लाल सुंदरी कलंगी वाली फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो ये आती हैं वहाँ पे, लाल सुंदर कलंगी, ठीक है, हजारों की संख्या में आती हैं, खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? तो धरोहर के रूप में जो हमने 11, तो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व एक धरोहर के रूप में जाने जाते हैं, सॉरी जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व धरोहर के रूप में जाने जाते हैं, उसमें से 11 कौन सी धरोहर है जो विश्व के नेटवर्क में जानी जाती हैं, जो यूनेस्को की बुक में नोटेड है, ठीक है। अब अभ्यास के क्वेश्चन कर लेते हैं कौन कौन से हैं। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो भाई मैंग्रोव वन से है रबड़ का संबंध, ठीक है। फिर सिनकोना बताए थे ना, सिनकोना कहाँ से है? जहाँ भाई ये आपका 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात होती है, बरसात ज़्यादा होनी चाहिए सिनकोना के लिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार थे, होनी तो वहाँ 200 से ऊपर चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 200 नहीं है तो 100 है, बाकी 100 से नीचे है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? 100 सेंटीमीटर आंसर हो गया आपका। फिर सिमलीपाल जीवमंडल कहाँ है? बताए थे उड़ीसा में है भाई, ये आपका आंसर रहेगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ क्या गलती कर देता है ये, भारत के कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चयों के लिए है? अब भाई विश्व के लिए नहीं है, आना चाहिए था यहाँ पे, तो उसमें है नीलगिरी तो था ही, नंदा देवी भी था, मनार की खाड़ी भी था, तो कौन सा नहीं था? मानस नहीं था। अब अंग्रेजी में ये ठीक बताया हुआ है, यहाँ जब अंग्रेजी मीडियम के एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे आप, तो वहाँ पर नोट इंक्लूडेड दिया हुआ है ना, लेकिन वहाँ ऑप्शन में गड़बड़ कर गया वो। यहाँ देखो 4 ऑप्शन, मानस ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार ठीक है, नंदा देवी ठीक है, यहाँ दिबांग दिबांग दे दिया। और पिछले आप देखो हिंदी मीडियम में क्या दे रखा था? नीलगिरी दे रखा था। तो यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ मिलेगी आपको एनसीईआरटी में जब सेल्फ स्टडी करोगे, तो इसीलिए हम कह रहे थे आप एनसीईआरटी को यहाँ से फॉलो करो, यूट्यूब चैनल देखो हमारा, और उसमें जो कंटेंट आपको वो बताया गया है और जो गलतियाँ हैं उनको भी बताया गया है, तो आपका यूपीएससी लेवल से लेके वनडे एग्जाम तक का हर एग्जाम अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और जो भी एक्सपीरियंस रहा है हमारा, जो अभी तक का जो प्रीवियस ईयर पेपर जो हम देखते आए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे बताएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।